Hello everyone, welcome to Learn with Eraser. In this session, we are going to cover 25 question of English. So basically, this is a practice set. और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे that all are previous asked question. तो चलिए बिना डिले किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे। प्रयास अगर अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डायरेक्शन 1 to 2 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें सही कौन सा है। फर्स्ट है HOTINESS, ये तो गलत लग रहा है। अगला है HAUGHTY, ये भी गलत लग रहा है। अगला है HAUTI, गलत लग रहा है। HAUGHTI हॉटीनेस, बिल्कुल, यानी कि विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। ग्रामर के लिए देखिए तो साफ साफ दिख रहा है GRAMMAR, यानी कि सी नंबर जो विकल्प है सी, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन क्या है, हर पेरेंट्स ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक हर इन हर स्टडीज। अच्छा देखिए हर पेरेंट्स ऑलवेज, अच्छा उनके जो उसके जो पिता है, परिवार है, माता पिता है, वो हमेशा क्या करते हैं जी, इनकरेज किए, यानी कि प्रोत्साहित करना। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। तो हर पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज्ड हर इन हर स्टडीज, तो उनके माता पिता हमेशा प्रोत्साहित किए उसके पढ़ाई में, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। अच्छा इसका एंटोनिम करना है। देखिए फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, ठीक है जी। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, तो इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, बैरन, यानी कि विकल्प ए। और बैरन का मतलब क्या हो जाता है, बंजर, अनप्रोडक्टिव, क्लियर है। तो फर्टाइल का एंटोनिम हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो जो खुद के बारे में वास्तविकता छुपाता है, यानी कि जिसको पाखंडी कह दे, ढोंगी कह दे, ठग कह दे। इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा सही, बी हो जाएगा हाइपोक्राइट, यानी कि 5 का सही आंसर हो जाएगा हमारा हाइपोक्राइट, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, निदेशक। क्रिएटर का मतलब क्या हो जाएगा, सृजनकर्ता। और एक्रोबेट का क्या हो जाएगा जी, मतलब कलाबाज के सेंस में, क्लियर है। अगला है छठा क्वेश्चन, एक्यूट। ओके, सो वी नीड टू फाइंड एंटोनिम ऑफ क्या, एक्यूट। एक्यूट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखिए एक्यूट मतलब होता है कि तेज, आप कह सकते हैं तीव्र, गंभीर, खतरनाक। तो ऐसे स्थिति में मेरा डी जो विकल्प है ये सही हो जाएगा, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता क्या होता है, मंद, फोथरा, इस तरीके से। बाकी के जो है इसका आपको पता ही होगा, क्लेवर मतलब चालाक, डार्क मतलब अंधेरा। आगे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो डिपेंड, इसके लिए हमें सिनोनिम फाइंड करना है। डिपेंड का मतलब क्या होता है जी, डिपेंड का मतलब होता है गहरा। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा हमारा इंटेंसिफाई, यानी कि डी हमारा विकल्प सही हो जाएगा, इंटेंसिफाई। बाकी देखिए सूद का मतलब क्या होता है, आराम पहुंचाना, विक्षोभ कम करना। रिलीव का मतलब क्या होता है, इसी के सेंस में रिलीव का भी मतलब होता है कि आप कह सकते हैं रिलीव का मतलब आराम पहुंचाना, इसका भी मतलब उसी सेंस में होगा। और न्यूट्रलाइज का मतलब क्या हो जाएगा जी, न्यूट्रलाइज का मतलब हो जाएगा मतलब किसी भी चीज को निष्प्रभाव करना, खत्म करना, तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए यहाँ पे मतलब इसका वन कह सकते हैं कि जो वर्ड दे रखा है, द बॉल इज इन वंस कोर्ट, इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब हो जाएगा 8 के लिए, देखिए ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि क्रिया की मतलब आगामी क्रिया, आने वाली जो क्रिया है, आने वाला जो कोई काम है उसके लिए जवाबदेही होना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना। तो टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड, फिल इन द ब्लैंक, वी कुड इंटर इन। मतलब क्या हुआ कि द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड बिफोर वी कुड इंटर हिम, मतलब हमारे एंटर होने से पहले जो एंट्री गेट से क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई टोल्ड द सेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। यहाँ पे देखिए इसमें गलत कौन सा हिस्सा है, इसको फाइंड करना है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा, देखिए ये वाला हिस्सा गलत होगा, यानी कि हमारा बी हो जाएगा विकल्प सही। क्यों? क्योंकि देखिए टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है, अर्थात टू मेक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है? टू मेड, जो कि गलत है, अर्थात बी विकल्प हमारा सही है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। अच्छा जल्दी से बताइए क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, जो औरत जो उस कोने में खड़ी है क्या है? मोटी है। देयर इज नॉट एनी एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटशेल। नटशेल, अच्छा टेल द स्टोरी इन अ नटशेल। अच्छा नटशेल का मतलब क्या होता है? नटशेल का मतलब होता है आप कह सकते हैं संक्षेप में, इन ब्रीफ। तो यहाँ पे आप इसमें एट नटशेल इन, हाँ बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। यानी कि इन अ नटशेल इसका मतलब होता है क्या चीज? सन शेप में, यानी कि इन ब्रीफ। क्लियर है? इसके लिए नो इम्प्रूवमेंट यानी कि नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर आई डिड। अच्छा यहाँ पे एक रूल काम करता है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई निगेटिव क्लाउज हो, जब कोई निगेटिव क्लाउज हो और आगे अगर नॉर का प्रयोग हो रहा है, तो याद रखिए हमेशा नॉर के बाद क्या आता है? नॉर के बाद हमेशा आएगा वर्ब। देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है? डिड है। तो आप क्या लिखिएगा? नॉर, तो इसके बाद वर्ब को लगा दीजिए डिड, और देन रिमेनिंग क्या हमारा? आई। तो नॉर डिड आई कहां पे है हमारा? ये ए पे है, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा, नॉर डिड आई। क्लियर है कि जब भी निगेटिव क्लॉज हो और आगे नॉर आ रहा है सेंटेंस के अगले हिस्से में, तो नॉर के बाद हमेशा क्या आने वाला है? वर्ब ही आएगा। क्लियर है? अगला है अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, यानी कि जहां पे जो नन्स हैं वो रहते हैं और लिव एंड वर्क और कार्य करते हैं। तो ऐसे जगह को क्या कहते हैं? कि जहां पे रह के उनका कार्य होता है, तो आप उसको कह सकते हैं डॉर्मिटोरी, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए हॉस्टल के सेंस में, एक तरीके से समझ लीजिए कि जहां पे बच्चे रहते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं, वहीं से कार्य करते हैं अपना, अर्थात इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉर्मिटोरी। आप कह सकते हैं शयन कक्ष टाइप का, छात्रा कक्ष इत्यादि। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। कह रहा है इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। ठीक है? देखिए इट वाज नॉट पॉसिबल यानी कि सब्जेक्ट वर्ब। अच्छा इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर, अब यहां पे जो आना चाहिए, देखिए क्या सब्जेक्ट आना चाहिए? क्या नहीं, यहां पे आना चाहिए आपको क्या? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और बी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है। अतः कौन सा हिस्सा गलत है? फॉर वी, विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यू लाइक सम वाटर, इसमें क्या भराएगा? देखिए जब किसी से कुछ पूछना है, आग्रह करना, रिक्वेस्ट के सेंस में जब बात करते हैं ना, हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं? वुड। तो वुड यू लाइक सम वाटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 हमारा। 17 में क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अच्छा सिनोनिम सिलेक्ट करना है। तो करेज, करेज का मतलब क्या होता है जी? करेज का मतलब होता है साहस, साहस। ठीक है? तो इस हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विनम्रता। टिमिडिटी का आप मतलब समझ सकते हैं संकोची या फिर थोड़ा सा कायर के सेंस में। और मीकनेस का भी ऑलमोस्ट वही सेंस में होता है आपका। देखिए वेल्योर, इसका मतलब क्या होता है? ये भी आपका आ जाता है साहस के सेंस में। ठीक है? यानी कि इसके लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, यानी कि इसका सिनोनिम, करेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा देखिए यू मस्ट स्टार्ट नाउ, इट विल बी टू लेट, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे बीच में।
अब यहाँ पे क्या होगा, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, इट विल बी। अच्छा देखिए, यहाँ पे दो विकल्प जो कंफ्यूज करते हैं, एक है अनटिल और दूसरा है अनलेस, और यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, सी, यानी कि और होने वाला है। तो फिर ये अनटिल और अनलेस बच्चों को कंफ्यूज क्यों करेंगे? देखिए, आप देखिएगा तो टू का जो यूज होता है ना, हमेशा नेगेटिव के सेंस में होता है। तो जब एक नेगेटिव वर्ड इसमें आ चुका है, देन वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन हियर अनदर नेगेटिव वर्ड। तो ऐसे स्थिति में हम क्या यूज करेंगे, और। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैसेज है, इसको कैसे फिल करना है, इस पर जरा दिमाग लगाएंगे, आराम से ये क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि ह्यूमैनिटी कैन बी, अच्छा ह्यूमैनिटी कैन बी डैश इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। अच्छा, ह्यूमैनिटी कैन बी, अब देखिए कैन बी यानी कि दिस इज गोइंग टू बिकम पैसिव फॉर्म, और पैसिव फॉर्म की में हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। 19 में देखिए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में नहीं चलेगा, फोर्थ फॉर्म में नहीं चलेगा, फिफ्थ फॉर्म में नहीं चलेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में यानी कि यही चलेगा। क्लियर है? अगला कह रहा है कि peculiar nature dash blank man, the peculiar nature of man। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है जी? इस डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है कि विभेद करना। ठीक है, विभेद करना, अंतर उत्पन्न करना। तो इसके लिए क्या होगा, आप जब किसी से अंतर या फिर किसी विभेद या फिर किसी तुलना के सेंस में बात करोगे तो उससे यानी कि से मतलब फ्रॉम, तो क्या कहोगे, बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, फ्रॉम यानी कि विकल्प क्या हो जाएगा सही, डी, अदर बीइंग्स, बीइंग ह्यूमन। अच्छा, डैश नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोसेस ह्यूमैनिटी। अब इसका मतलब यहाँ पे वर्ब आ रहे हैं ना, तो देखिए बीइंग ह्यूमन, वर्ब क्या चल रहा है, अब गौर से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा क्या कौन सा चल रहा है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये तो चलेगा नहीं, ये हैज, अभी इस पे हम बात करते हैं, एंड दिस इज डज एंड दिस इज डिड। तो ये पास्ट है और ये पास्ट की बात कर रहा है, तो इस पे तो हम जाएंगे नहीं। हैज यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके बाद चाहिए, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हैज, हैव, हैड के पास बाद क्या होता है, देखिए हैज, हैव और हैड, इसका हमेशा वर्ब का कौन सा रूप रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो है नहीं ऐसा, तो एक विकल्प हमारे पास बच जाता है, क्या, बी यानी कि डज। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन दैट एन इंडिविजुअल पोसेस ह्यूमैनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द डैश आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल। अच्छा देखिए, तो इसमें एक चीज हमें दिख रहा है कि एक हमें विकल्प सी में क्या दिख रहा है, मोस्ट, यानी कि मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे किस का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे तो द का प्रयोग हो रखा है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का आना सही रहेगा, यानी कि हम क्या लगा देंगे, द मोस्ट, जो कि बिल्कुल ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे विकल्प सी। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमने 4 पैसेज पे आधारित क्वेश्चन था, कितनी आसानी से हमने कर लिया। क्लियर है? और ऐसे ही क्वेश्चन यानी कि ऐसे ही सेट्स जब हम लोग करेंगे ना, तकरीबन 10-15 सेट्स में, तो इंग्लिश में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, यकीन मानिए। और सेट जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर विद हिज चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्ट। अच्छा देखिए, यहां पे रूल क्या कहता है कि विद हिज यानी कि विद के बाद का जो शब्द जैसे चिल्ड्रेन आया ना, तो ऐसा नहीं है कि अब जो वर्ब हम लोग यूज करेंगे इस चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं, यहाँ पे जो वर्ब का यूज होगा द फादर के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? यानी कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और पहले वाला सब्जेक्ट देखिए क्या है, सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर भी होना चाहिए। तो वर्ब को नहीं लगा के हम क्या लगाएंगे, वाज। क्लियर है? विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो इसका अर्थ क्या होगा जी, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। देखिए, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है कि लक्ष्य हेतु आप हर संभव प्रयास करते हो। हर संभव मतलब क्या, अगर आपको मान लीजिए कि एमटीएस क्लियर करना है या फिर सीएचएसएल क्लियर करना है, और आपने ठान रखा है जो हमें क्लियर करना है, चाहे हमें 24 घंटा में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने पर, यानी कि आप हर संभव प्रयास कर रहे हो, तो ऐसे स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर ऐसी मेहनत को क्या कहते हैं, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बी,
टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स सम एंड। ठीक है जी, कि किसी पार्टिकुलर काम के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और इसी को हम लोग कहते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। क्लियर है? तो चलिए, आज का हमारा ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ आया होगा। आप इस सेट में जरूर जुड़े, और दोस्तों को आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल है, ये मतलब सहयोग हो रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप दोस्तों को जरूर इसमें जोड़े। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि उन्हें भी बेनिफिट इसका मिल सके। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। क्लियर है?